नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक ऐसा विकल्प है जिसके जरिए आप अपने सारे लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। सारे लक्ष्य मतलब वित्तीय लक्ष्य पूरे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लक्ष्यों के हिसाब से अपने निवेश को बांटें और सही तरीके से अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। तो क्या होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और कैसे करें सही निवेश? हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। लक्ष्य अगर 20 साल का हो तो क्या 10 साल के बाद फंड स्विच करना जरूरी है? यूएस सिटीजन भारत में म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश शुरू कर सकता है? HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में डिविडेंड घट गया है तो क्या निवेश रोकना आपके लिए सही होगा? और हमारे स्पेशल सेगमेंट फंडनामा में आज हम समझेंगे वैल्यू फंड बाकी इक्विटी फंड से अलग कैसे है। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। कीर्तन, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया स्वाति, थैंक यू सो मच। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर पहला सवाल लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं अंकित सिंह लखनऊ से। अंकित जी नमस्ते। नमस्ते मैम। बताइए क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल ये है, एक्चुअली मैं लॉन्ग टर्म MFSIP का मैंने स्टार्ट किया था, अभी पैंडेमिक में ही स्टार्ट किया था जनवरी 2020 से। और मेरी एज है 28.5 ईयर्स। तो मैम मेरा सवाल ये था, अगर जैसे सपोज करिए 20 साल के लिए मैंने अपना वो लक्ष्य एक रखा हुआ है, तो उसमें अगर इन बिटवीन जैसे मेरे फंड भी मैंने मेंशन किए हैं, बट क्या 10 ईयर्स बाद या 15 ईयर्स बाद क्या उसी फंड के साथ रहना बराबर रहेगा या फिर हमें फंड भी बीच में स्विच करने जरूरी होते हैं? तो इसका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है कीर्तन मुझे, क्योंकि कुछ ऐसे फंड जो आजकल टॉप रेटेड फंड नहीं है, जिनका परफॉर्मेंस भी 3 साल से शायद बहुत अच्छा नहीं चल रहा हो, 3-4 साल से, लेकिन अगर उनका सिंस लॉन्च आप रिटर्न देखें जो ऑलमोस्ट 15 साल 20 साल का हो गया है, तो भी आपका जो CAGR है वो 12-13% के आसपास दिखाई देता है, या 15%। 15 तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ 12-13%। तो वैसे में ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग बन जाता है कि मतलब एक फंड के साथ 20 साल तक बने रहें या फिर हम उसे 3 साल 4 साल में अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना दिखे तो बीच में स्विच कर लें। स्वाति, आइडियली अंकित जी ने ये क्वेश्चन पूछ के एक अपॉर्चुनिटी दी है बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये चीज के बारे में जानकारी देने के लिए जी। सी आइडियली मेरे हिसाब से जब तक फंड के मेजर एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होते, जैसे फंड मैनेजर चेंज नहीं हुआ या फंड की ऑब्जेक्टिविटी चेंज नहीं हुई, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप फंड चेंज करें अगर आपका 20 साल का लक्ष्य है तो। ऑफ कोर्स आपको आपके फंड की परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस बेसिस पे मॉनिटर करनी चाहिए। हर एक साल के एंड में आप मॉनिटर कीजिए डेफिनेटली। पर जैसे आपने राइटली कहा, पॉसिबल है कि किसी साइकिल में आपका फंड काम ना करे, पर अगर आप उसको लंबे नजरिए से देखें, 10-12-15 साल के नजरिए से, जैसे आपने कहा राइटली, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 2-3 साल से नहीं चल रहे पर पिछले 10 साल में उनकी CAGR काफी अच्छी है। तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा अंकित जी को कि अगर आपको फंड में क्या चीजें देखनी चाहिए, रिस्क रिटर्न एनालिसिस कैसे करना चाहिए, ये अगर समझता है तो प्लीज एक्टिव कॉल लीजिए। अगर आपको पता चले कि पिछले 2-3 सालों में आपके फंड ने अच्छा नहीं किया, पर अगर आपको इतनी डिटेल में जानकारी नहीं है और अगर आप एक अच्छे फंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो जब तक उसकी मेजर एट्रीब्यूट्स जैसे मैंने आपको समझाया वो चेंज नहीं होती, आप प्लीज वो फंड में कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, जब बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, तो HDFC टॉप 200 अब HDFC टॉप 100 हो गया है, तो इससे क्या हम एट्रीब्यूट चेंज करना कहेंगे? एब्सोल्युटली स्वाति, जैसे आपने देखा पिछले 2 सालों में जब से सेबी का रिकैटेगराइजेशन वाला रूल आया है, बहुत सारे फंड्स चेंज हो गए हैं। जो पहले वो जो करते थे वर्सेस अब उनका फोकस क्या है, तो ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से वो एक मेजर एट्रीब्यूट चेंज है।
तो अगर ऑब्जेक्टिविटी फंड की चेंज हो जाती है, फंड मैनेजर चेंज हो जाता है, जी, ये दो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जिसपे डेफिनेटली किसी भी नजर रखनी इन्वेस्टर्स। चाहिए। मैम मुझे सर ये पूछना था मैम, सपोज करिए अगर इन द केस जैसे सर ने बताया एट्रीब्यूट चेंज होते हैं तो हमें स्विच कर जाना चाहिए, मैम इसमें क्या हमें वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा? अगर जैसे मैं नेक्स्ट 15 ईयर्स बाद किसी दूसरे फंड में स्विच करता हूँ तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट मुझे उस फंड में मिलेगा क्या? कीर्तन बताएं। सो अंकित जी, कंपाउंडिंग का इफेक्ट डिपेंड करता है आपके पैसों पे। अभी मान लीजिए आपने 100 रुपए आज इन्वेस्ट किए और 10 साल में वो 1000 रुपए हो गए। अब 1000 रुपया अगर आप उसी फंड में रखेंगे तो भी 1000 रुपए पे कंपाउंडिंग मिलेगा, या आप 1000 रुपया निकाल कर किसी और फंड में डाल देंगे तो भी उस पे रिटर्न 1000 रुपए पे ही निकलेगा। राइट। तो फंड वही रहेगा या फंड स्विच करेंगे, उससे कंपाउंडिंग पे मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर आप प्लीज एट्रीब्यूट्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई मेजर चेंज आ गया है फंड पे, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, पर उसका कंपाउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए, यहाँ पर अगला सवाल लेते हैं। नितिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। नितिन जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? नासिक से बात कर रहा हूँ मैडम, नासिक से। बताइए क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मेरा मैडम एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में डिविडेंड ऑप्शन में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, और जब मैंने एक्चुअली ये इन्वेस्ट किया था 2016-17 में, तब ये एचडीएफसी प्रूडेंस फंड हुआ करता था। तब उसकी एनएवी भी ज्यादा थी, 38 रुपीज समथिंग, और मैंने करीबन 11-12 लाख रुपया उसमें लगाया था ताकि मंथली मुझे डिविडेंड मिल सके जी। लेकिन उसके बाद से उन्होंने वो फंड का किसी के साथ मर्जर किया, और बाद में अभी वो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, और अभी उसकी एनएवी भी बहुत गिर गई है। मीन्स मैंने जो इन्वेस्ट किया है उससे कम से कम अभी 4-5 लाख रुपया मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ही कम है, और डिविडेंड भी अभी लगातार कम होते जा रहा है। पहले 0.32% पर मंथ मिलता था, और अभी 0.23% तक आ गया है। तो मैं यही कंफर्म करना चाहता था कि इसमें इन्वेस्ट करके बने रहना चाहिए या यहाँ कितने से सालों निकल के लिए जाना? निवेश करना चाह रहे थे इसमें, और ये निवेश का लक्ष्य क्या था, पर्पस क्या ये था? तो ऐसे ही एक मंथली रेगुलर इनकम मिलता रहे, ऐसा है कि नजरिया था, और फिर कुछ ग्रोथ होती तो उसके साथ वो ऐसा है कि था उसमें मेरा व्यू। आपकी उम्र क्या है नितिन जी? मेरी तो 52 है अभी। इस कमाई पे, इस डिविडेंड पे आपका घर का खर्चा चलता है? आपके मासिक खर्चे नहीं, में? मेरे एक्चुअली मैं उसका यूटिलाइजेशन मेरी जो बाकी एसआईपी वगैरह होती थी उसके लिए करता था। ओके, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर दो फंड जब मर्ज हुए थे, एचडीएफसी प्रूडेंस प्लस एचडीएफसी ग्रोथ, तो बन गया एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जब फंड्स के फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं तो आपको एक बार उस पर नज़र रखनी चाहिए, या ये इसी कैटेगरी का फंड है? एब्सोल्युटली स्वाति। नितिन जी, मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीजें बताना चाहूंगा जिसके बाद मुझे लग रहा है कि आप शायद डिसीजन अच्छी तरीके से ले पाएंगे। सबसे पहले तो जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि आपने जब डाला था तब ये कोई और फंड था, फिर एट्रीब्यूट्स चेंज हो गए तो फंड का नाम और कॉम्पोजिशन चेंज हो गया है। आपको समझना ये है कि नाम इसका बैलेंस एडवांटेज फंड है, पर अगर आप पिछले 3 सालों की हिस्ट्री देख ले, ये फंड एक इक्विटी फंड की तरह ही ऑपरेट किया जा रहा है, और इसमें मुझे नहीं लगता बहुत डायनामिकली एसेट एलोकेशन को चेंज किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये एक इक्विटी फंड है, और नाम से कंफ्यूज मत होइए। और जब भी आप इक्विटी फंड में निवेश करते हो उसमें डिविडेंड कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको मिलता रहे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक इक्विटी फंड में डिविडेंड बहुत डिपेंड करता है मार्केट किस दिशा में जा रहा है। तो इसे बैलेंस एडवांटेज फंड समझकर एक्सपेक्ट मत कीजिए कि डिविडेंड कंटिन्यूअस बेसिस पे सिमिलर आते रहेंगे। ये एक मोटा मोटा इक्विटी फंड ही है जिसमें 80% पैसा इक्विटी में ही लगा होता है मोस्ट पीरियड ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर डिविडेंड आप कंटिन्यूअस बेसिस पे सेम एक्सपेक्ट ना कीजिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए से, कि
अभी कुछ ही टाइम पहले टैक्स रूल्स चेंज हो चुके हैं। तो जब आपने 2016 में निवेश किया था तब टैक्स रूल्स थोड़े से अलग थे डिविडेंड के लिए, जहां पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स म्यूचुअल फंड्स भर के आपको दे देते थे और आपके हाथ में टैक्सेबिलिटी कुछ और थी। पर आज डिविडेंड के हिसाब से जब डिविडेंड्स आपके हाथ में आते हैं तो डिविडेंड आपकी इनकम में ऐड हो जाते हैं और आपको डिविडेंड्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में, तो आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उस पर आपको 30% प्लस सरचार्ज टैक्स भरना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से डिविडेंड एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी नहीं है। तो 3 पॉइंट्स। सबसे पहले तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेगुलर डिविडेंड्स की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। सेकंड, ये वाला फंड जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये लग रहा है नाम से बैलेंस एडवांटेज है, पर ये मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्विटी फंड है जिसमें 80% पैसा इक्विटी में ही रहता है। और थर्ड, डिविडेंड मेरे हिसाब से बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है रेगुलर इनकम और कैश फ्लो क्रिएट करने के लिए टैक्स के एंगल से जी। सो मेरी सलाह है कि प्रॉब्ली आप जो इन्वेस्टमेंट फिलहाल कर रहे हैं वो सही दिशा में नहीं है और आपको इस पे रीथिंक करना चाहिए डेफिनेटली। ऑलराइट, चलिए वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर कीर्तन शाह। अगला सवाल लेते हैं। सवाल आया है ईमेल के ज़रिए अभिषेक साहू जी का। ये अमेरिका में रहते हैं पिछले 6 सालों से और हमारा शो फॉलो करते हैं और जानना चाहते हैं कि अगर इन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ है कीर्तन, सभी फंड हाउस तो अलाउ नहीं करते हैं यूएस सिटीज़न को निवेश करने के लिए। आप बताएं डिटेल्स क्या है इसकी। एब्सोल्युटली स्वाति, म्यूचुअल फंड्स को इंडिया में फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट लेना अलाउड नहीं है। यानी आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स में डॉलर के द्वारा निवेश नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला स्टेप है कि इन्वेस्टर के पास एक एनआरई, एनआरओ या एफसीएनआर अकाउंट होना जरूरी है। जैसे ही आपके पास ये अकाउंट हो जाता है और आप डिसाइड कर लेते हो कि आप किसी एक ऐप के द्वारा या किसी एक एडवाइजर के द्वारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी केवाईसी और अकाउंट ओपन करने के लिए। तो टेक्निकली ये डॉक्यूमेंट्स फोटोग्राफ है, यहाँ का पैन कार्ड है, वहाँ का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, पासपोर्ट चाहिए आपको, डोमेस्टिक एड्रेस प्रूफ चाहिए, फॉरेन एड्रेस प्रूफ चाहिए और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स चाहिए। मोर और लेस इतने डॉक्यूमेंट्स में आप अपना अकाउंट ओपनिंग और केवाईसी वगैरह मैनेज कर पाएंगे। अब हर एएमसी एनआरआई क्लाइंट्स को इन्वेस्ट करने नहीं देती, जैसे आपने राइटली आइडेंटिफाई किया, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रोसेस कम्बरसम है। तो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, जिसे आप फटका कहते हैं, फटका मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए ये थोड़ा सा कम्बरसम है एएमसीज के लिए। तो हर कोई एएमसी ये ऑफर नहीं करती है। और इसमें दूसरी 2-3 चीजें समझनी ये जरूरी है कि कुछ एएमसीज आपको अलाउ करती है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके, पर कुछ एएमसीज है जो आपको सिर्फ ये पेपर के थ्रू या फिजिकल फॉर्म्स के थ्रू ही अलाउ करते हैं। कुछ एएमसीज है जो आपको लमसम अलाउ करती है, कुछ एएमसीज है जो आपको लमसम और एसआईपीज दोनों करना अलाउ करती है। तो ये थोड़ा सा एक विस्तार में या डिटेल में अंडरस्टैंडिंग रखने वाले एडवाइजर या किसी एक ऐप के थ्रू निवेश करें तो इजी होगा क्लाइंट के लिए। कुछ एएमसीज है, जैसे मैंने आपको कहा, जो अलाउ करती है, जैसे बिरला है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, पीपीएफए है, निपॉन, एक्सिस। तो अमंग्स बहुत सारी जो करती है उसमें से कुछ ये 6-7 एएमसीज आपको अलाउ करती है। पर प्रोसेस ये है कि आपको पहले एक एनआरई, एनआरओ या एफसीएनआर अकाउंट, फिर आपको एक एडवाइजर या ऐप के थ्रू आपको केवाईसी और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। और फिर जिस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है, लमसम, एसआईपी, आप फिजिकली अवेलेबल इंडिया में है या नहीं, उस बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी एएमसी की स्कीम्स आप अवेल करेंगे। जी,
चलिए, यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला, दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला हम ख़त्म करते हैं, लेकिन शो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट फंड नामा की। फंड नामा हमारा स्पेशल सेगमेंट है इस शो में, जहाँ पर हम फंड की जो अलग अलग, म्यूचुअल फंड की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, चाहे वो लार्ज कैप है, एक तो सबसे जो बड़ी कैटेगरी जो कहते हैं, 3 मेजर कैटेगरी, वो हो गई इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये 3 मेन है। अब इनके अंदर भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे लिए कौन सी कैटेगरी बेहतर है, नया निवेशक क्या करे, पुराना निवेशक क्या करे, कब कौन सी कैटेगरी ऐड की जाए पोर्टफोलियो में। तो हम इस सेगमेंट के ज़रिए हर कैटेगरी की बारीकी आपको बता रहे हैं, ताकि आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने में दिक्कत ना हो ज़्यादा। आज हम बात करेंगे वैल्यू फ़ंड की। कीर्तन, एक सवाल हमारा आज एक्चुअली वैल्यू फ़ंड पर भी आया था, लेकिन वक्त नहीं था, इसलिए बात नहीं हो पाई। वैल्यू फ़ंड को लेकर आपकी राय, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पर आने के पहले, क्यों जानने के पहले ये बताएं कि ये वैल्यू फ़ंड काम कैसे करता है। स्वाति, होता क्या है कि जब एक म्यूचुअल फंड किसी स्टॉक में निवेश करने की कोशिश करता है जी, उसके पीछे एक थोड़ा सा आर्ट, साइंस, थोड़ा सा रिसर्च होता है। तो फंड मैनेजर को अपने रिसर्च से पता चलता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का सही भाव क्या होना चाहिए, जिसे आप मार्केट में इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। तो लेट्स से फंड हाउस रिलायंस के बारे में ये सोचता है कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 2,000 रुपए है, राइट। अब जरूरी नहीं है कि फंड हाउस क्योंकि सोच रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू रिलायंस का 2,000 है, मार्केट भी उसे 2,000 का भाव दे, या मार्केट में भी रिलायंस का स्टॉक 2,000 रुपए ट्रेड करे। तो पॉसिबल है कि अगर फंड हाउस को लगता है रिलायंस का प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू 2,000 होना चाहिए, पर मार्केट इरेगुलरिटीज की वजह से उसका प्राइस 1,500 भी हो सकता है और 2,000 भी हो सकता है। तो अगर 1,500 भाव है तो फंड हाउस के हिसाब से ये एक वैल्यू स्टॉक हो गया, क्योंकि उनकी फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से या उनके रिसर्च के हिसाब से इस स्टॉक का सही भाव 2,000 होना चाहिए, पर मार्केट में ये स्टॉक 1,500 में मिल रहा है। तो 1,500 वाला स्टॉक जो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहा है उसे वो वैल्यू स्टॉक कहते हैं। और अगर उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो उसे मार्केट में ग्रोथ स्टॉक कहा जाता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग या वैल्यू फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो ये कोशिश करते हैं कि अगर उन्हें लग रहा है कि किसी एक स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू 2,000 है तो वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जो 2,000 के नीचे ट्रेड करते हैं और उसे बाय करने की कोशिश करते हैं। तो कोई तय परिभाषा नहीं होती है किसी वैल्यू स्टॉक की या ग्रोथ स्टॉक की, ये हर फंड मैनेजर की अपनी समझ और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से है। किसी के लिए 2,000 इंट्रिंसिक वैल्यू सही है, किसी के लिए वो कम या ज़्यादा हो सकता है, करेक्ट? ऐसे काम करता है ये। एब्सोल्युटली सर। तो वैल्यू फंड में बेसिकली एक फंड मैनेजर वैल्यू स्टॉक जोड़ने की या उससे पोर्टफोलियो बनाता है। ये बाकी इक्विटी फंड से अलग कैसे है? क्योंकि बाकी इक्विटी फंड में क्योंकि ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। स्वाति, इतनी सारी जो सेबी की कैटेगरीज है उसमें से वैल्यू फंड मेरे हिसाब से मल्टी कैप फंड के काफी नजदीक है। अच्छा। क्योंकि वैल्यू फंड में कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन का प्रेशर नहीं है कि आपको लार्ज कैप में डालना है पैसा, मिड कैप में डालना है या स्मॉल कैप में डालना है। तो अब अगर मैं एक वैल्यू फंड को मल्टी कैप फंड से कंपेयर करने की कोशिश करूंगा तो जैसे हमें पता है वैल्यू फंड तो वैल्यू में ही डालने की कोशिश करेंगे, पर ग्रोथ फंड्स जनरली ग्रोथ में भी पैसा लगा सकते हैं और वैल्यू में भी लगा सकते हैं। तो दो स्ट्रेटजीज है जो वैल्यू फंड की थोड़ी सी अलग है वर्सेस अ मल्टी कैप फंड। तो वैल्यू फंड जैसे हमने अभी समझा कि जनरली ट्राई करेगा कि कोई एक स्टॉक अंडर वैल्यूड है उसे खरीदने की कोशिश करेगी। एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आज बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप HDFC बैंक और कोटक बैंक को देखिए तो दोनों का रिटर्न ऑन एसेट्स या दोनों का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या दोनों का नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब करीब सेम है।
पर अगर आप वैल्यूएशन को देखें, सिर्फ वैल्यूएशन को, HDFC बैंक प्राइस टू बुक पे 2.76 पे ट्रेड कर रहा है जी और कोटक 3.72 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब कि दोनों की बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम होने के बावजूद वैल्यूएशन में HDFC का प्राइस टू बुक वैल्यू कम है 2.78 और कोटक का थोड़ा सा ज्यादा है। जी तो अब वैल्यू फंड क्या करेंगे? वैल्यू फंड HDFC में निवेश करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका वैल्यूएशन थोड़ा सा कम है। दूसरी चीज, तो वैल्यू फंड्स जो थोड़े से अलग है मल्टी कैप फंड से, वैल्यू फंड्स कॉन्ट्रा बेट भी ले सकते हैं। जैसे अगर आज आप देखेंगे मेटल स्टॉक्स है या पावर स्टॉक्स है, ये पिछले 10 साल 15 साल के लो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये वैल्यू स्टॉक्स उनमें भी निवेश कर सकते हैं क्योंकि उनमें उन्हें वैल्यू दिखती है जी। सो ये दो स्ट्रेटजीज है जो जिस वजह से वैल्यू स्टॉक्स थोड़े से मल्टी कैप फंड से अलग है। ओके, क्विकली, वक्त कम है लेकिन कुछ 2 सवाल और। रिस्क कितना है कंपेयर टू बाकी इक्विटी कैटेगरी के, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, या फिर हम इसको क्योंकि मल्टी कैप से कंपेयर कर रहे हैं तो मल्टी कैप की कैटेगरी में इसमें रिस्क ज़्यादा है या कम है? स्वाति, रिस्क एंगल से इसको देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर अगर मुझे थियोरेटिकल आंसर देना है तो मैं कहूंगा कि शायद इसमें रिस्क कम है क्योंकि ये कम वैल्यूएशंस पे खरीदे जाते हैं वर्सेस अ मल्टी कैप। पर इसी वजह से इसके रिटर्न्स इतने सिग्निफिकेंटली फास्ट नहीं आते जितने मल्टी कैप में आते हैं। इसीलिए अगर आप वैल्यू फंड्स में निवेश करने की कोशिश करें तो कम से कम 7-8 साल से ऊपर का नजरिया रखिए, वरना इस फंड में आपको शायद उतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। और एक आखिरी सवाल, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा कि क्या ये किसी के पोर्टफोलियो में होना मैंडेटरी है या इसके बिना आराम से पोर्टफोलियो कंप्लीट हो सकता है? आई थिंक मल्टी कैप फंड सॉल्व कर देगा पर्पस, वैल्यू होना जरूरी नहीं है। गुड, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कीर्तन आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और यहाँ पर फिलहाल म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। अगर आपके पास भी सवाल है जिसके जवाब आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट आपको दें तो आप अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए या फिर आप हमें ट्वीट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे। जब भी सवाल भेजते हैं तो अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सकें। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।